नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज है, उसमें हिंदी कहानी, नाटक और जो निबंध है, उनको कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा जो हिंदी उपन्यास हैं, उसकी हमारी 2 कक्षाएँ हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है, उस पर विजिट नहीं किया, तो सफलता आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूजीसी नेट एमसीक्यू सीरीज से। वहाँ पर जाकर हैं आप जो एमसीक्यू सीरीज है, उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो एमसीक्यू सीरीज है, ना केवल यूजीसी नेट के लिए बल्कि आगामी जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है एमपी सेट, उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आज का हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, यह है, परीक्षा गुरु से भी एक वर्ष पूर्व लिखा यह परीक्षा गुरु से भी एक वर्ष पूर्व लिखा गया लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और इससे ये पता चलता है कि जो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो किसको माना जाए, तो वो है। तो सामान्यतः ये सहमति है कि जो हिंदी का जो प्रथम जो मौलिक उपन्यास है, वो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु है, उसको माना जाता है। तो ये परीक्षा गुरु से ये उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। यह परीक्षा गुरु से भी एक वर्ष पूर्व लिखा गया लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन से हमारे पास बामा शिक्षक, भाग्यवती, अमृत चरित्र और निस्सहाय इंदु। तो इसका जो आंसर है वो है निस्सहाय इंदु और इसके जो उपन्यासकार हैं वो है राधा कृष्ण दास। तो ये जो बात बोली है वो है राधा कृष्ण दास के निस्सहाय हिंदू उपन्यास के बारे में और इसके जो उपन्यासकार हैं वो है राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया मेला आंचल उपन्यास की इस वाक्य में दामुल हौज का क्या अर्थ है? तो जो मेला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु का एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954। इसमें जो बिहार राज्य है उसका जो पूर्णिया जिले में स्थित जो मेरीगंज गांव है उसकी कथा है वो वर्णित है और जो मेरीगंज अंचल है उसको है वो कथा का नायक है वो बनाया गया है और ये जो उपन्यास है वो 2 भागों में विभाजित है। तो इसमें जो विभिन्न टर्म है वो आते हैं शब्द कि सभी संतालों को दामुल हौज हो गया। तो मेला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज है उसका है वो क्या अर्थ है? तो हमारे पास ऑप्शन है दस्त हैजा, उन्माद, ईश्वरीय प्रकोप और आजीवन कारावास। तो इसका जो सभी संथालों को दामुल हौज हो गया, इसका आंसर है वो है आजीवन कारावास। तो इस तरीके से जो सभी संथाल हैं उनको क्या हो गया था? तो उनको हो गया था दामुल हौज यानी कि आजीवन कारावास। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये उपन्यास की जो भूमिका है उससे ये संबंधित है। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे ये उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक है होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? तो हमारे पास ऑप्शन है महाभोज, इसके उपन्यासकार हैं मनु भंडारी, आखिरी कलाम, काशी का अस्सी, इसके उपन्यासकार हैं काशीनाथ सिंह और राग दरबारी है वो है श्रीलाल शुक्ल का। तो जो जैसे जैसे ये उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे ही यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन बोला है उपन्यासकार में राग दरबारी की भूमिका में, जो कि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। राग दरबारी और इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। तो जो राग दरबारी उपन्यास की जो भूमिका है उसमें उपन्यासकार ने यह बात बोली है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, वंशवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक है वो होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, वतन की फिक्र कर, ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमानों में, यह छंद है वो किस उपन्यास में आया है? तो हमारे पास प्रश्न है, वतन की फिक्र कर,
वतन की फिक्र कर, ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बरबंदियों के तज करे हैं आसमानों में। यह छंद है वो किस उपन्यास में आया है? तो ये जो छंद है इसकी फिर ऑप्शन है हमारे पास, झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, तमस भीष्म सानी का, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, और श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। तो वतन की फिक्र कर, ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमानों में, यह छंद है वो है भीष्म सानी का जो तमस उपन्यास है उसमें आया। और जो भीष्म सानी का ये जो तमस उपन्यास है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972। इसमें आज़ादी से पूर्व जो सांप्रदायिकता और जो सांप्रदायिक द्वेष है उसकी समस्या को है वो है उपन्यासकार ने उठाया, और इसके लिए उनको 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया। और ये जो उपन्यास है वो 21 अनुच्छेद है उसमें विभाजित है। अगला प्रश्न है, पुरुष निसंग है स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है स्त्री बद्धा, यह कथन किस चरित्र का है? तो हमारे पास कथन है, पुरुष निसंग है स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है स्त्री बद्धा, यह कथन है वो किस चरित्र का है? ऑप्शन है हमारे पास बाण भट्ट, लोरिक देव, अघोर भैरव और महामाया भैरवी। तो इसका जो पुरुष निसंग है स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त स्त्री बद्ध, तो ये जो कथन है वो है महामाया भैरवी का। और ये जो कथन है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1946। और ये जो उपन्यास है वो 1946 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो उपन्यास है वो 20 उच्छ्वास है उसमें विभाजित है। इस उपन्यास में उदात्त प्रेम के साथ ही 6वीं शताब्दी का जो वातावरण और उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको निर्मित की गई, और साथ ही इसकी जो भाषा वो काफी तत्सम और अलंकारित या जो काव्यात्मक भाषा है वो है। तो पुरुष निसंग है स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है स्त्री बद्धा, यह कथन किस चरित्र का है? वो है महामाया भैरवी का। अगला प्रश्न है, मानस का हंस है उपन्यास के पात्र है। तो जो मानस का हंस है वो अमृतलाल नागर का एक जीवनी परक उपन्यास है जो कि महाकवि तुलसीदास की जो जीवन वृतांत है उस पर आधारित है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972। इसमें जो राम और काम का जो द्वंद्व है उसको चित्रित किया गया। तो मानस का हंस जो उपन्यास के जो पात्र है ये जो सुमृत दास है, पहला ऑप्शन है, ये जो सुमृत दास है ये है मेला आंचल उपन्यास का पात्र। तो जो सुमृत दास है वो किस उपन्यास का पात्र है? वो है फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल का। मोहिनीबाई, मेघा भगत और इकबाल सिंह, फिर उसके बाद है मोहिनी भगत, मेघा भगत और इकबाल सिंह। ये जो तीनों के तीनों जो पात्र है मोहिनीबाई, मेघा भगत और इकबाल सिंह, ये तीनों के तीनों जो पात्र हैं वो अमृतलाल नागर की जो मानस का हंस उपन्यास है उसके पात्र हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसमें जो ऑप्शन है वो होगा ए, बी, सी और डी, बी, सी और डी। अब्दुल्ला बेग, मेघा भगत और इकबाल सिंह है जो ऑप्शन है वो सही है। ये जो आंसर है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। आपका बंटी है वो मनु भंडारी का एक बाल मनोवैज्ञानिक परख उपन्यास है, और इसमें जो बंटी जो पात्र है उसके माध्यम से संबंधों के जो टूटन का जो प्रभाव है वो एक बच्चे या बालक पर किस प्रकार पड़ता है उसका जो चित्रण है वो बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से मनु भंडारी ने उकारा है। तो जो आपका बंटी जो उपन्यास के जो बाल पात्र हैं अगर उनकी हम चर्चा करें, उजागर, जोत, अम्मी, टूटू और सुमेर। तो इसमें जो जोत है वो उपन्यास की पात्र है आपका बंटी की। इसके अलावा टीटू भी है। तो हमारे पास ऑप्शंस में बी और डी, तो इस तरीके से जो बी, सी और जो डी है वो हमारा वो आंसर है वो सही है डी। फिर अगला प्रश्न है, इसमें जो उपन्यासकारों में इस चित्रित स्थान है और फिर उनके जो उपन्यासकारों की जो सूची है उनका मिलान है वो करना है। इसमें एक तरफ है उपन्यास और फिर उसमें है वर्णित जो कथा स्थल है और जो कौन सा जो कथा स्थल है उसको जो लिया गया है उसका मिलान करना है। गोदान, मेला आंचल, राग दरबारी, मानस का हंस, मैरीगंज, चित्रकूट, सिपालगंज और बेलारी। तो गोदान में 2 गांव चित्रित है, वो है सेमरी और बेलारी। तो मेला जो गोदान उपन्यास है उसमें सेमरी और बेलारी है वो अवध प्रांत के 2 गांव है, और जो हुरी का जो गांव है वो कौन सा है वो है बेलारी। मेला आंचल में बिहार जो राज्य है उसके पूर्णिया जिले का जो मैरीगंज गांव है
उसकी कथा को वर्णित किया गया है। और श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में सिपालगंज की जो कथा है वो वर्णित है, और मानस का हंस में जो चित्रकूट है वो उसका उल्लेख आया है। तो इस तरीके से गोदान में है बेलारी, मेला आंचल में है मैरीगंज, राग दरबारी में सिपालगंज, और मानस का हंस में चित्रकूट। इसमें जो नाटक है और जो नाटककार है, ये नाटककार है उनका प्रश्न है वो आ गया है, तो इसको स्किप कर देते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से जो बाद का जो क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा है वो एक हिंदी के बड़ी ही महत्वपूर्ण कवि के साथ में कथाकार भी रहे हैं। इनकी अगर प्रमुख उपन्यासों की चर्चा करें तो भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेरे रास्ते, इसके अलावा जो पाप पुण्य की जो अवधारणा है उस पर उनका जो उपन्यास है वो चित्रलेखा है वो अवधारित है। और जो इसके अलावा मधुकर और जो प्रेम संगीत है वो इनके काव्य संग्रह भी है। तो इसमें जो प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को जो पहले से जो बाद का क्रम है उसमें हमको सजाना है। ऑप्शन है भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, टेढ़े मेरे रास्ते, सबही नचावत राम गोसाई, सामर्थ्य और सीमा। तो ये जो सबही नचावत राम गोसाई ये सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो इस तरीके से हमारे पास दो ऑप्शन है डी और ई, और सामर्थ्य और जो सीमा है वो भी है, भूले बिसरे चित्र है, चित्रलेखा है, और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा सबसे पहले तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते के बाद चित्रलेखा, फिर भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, और सबही नचावत राम गोसाई। और इसकी जो ऑप्शन है वो एनटीयू ने गलत दे दिए थे, इसलिए इस प्रश्न को बाद में इसके भी कर दिया था उन्होंने। अब अगला प्रश्न है प्रेमचंद, इसमें कथन और जो कारण है उस पर आधारित ये जो प्रश्न है वो उल्लेखित है। तो इसमें कथन और कारण पर प्रश्न है। तो इसमें अभी कथन है ये, प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। तो पहला अभी कथन हो या ये स्टेटमेंट है वो है प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण है गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। तो इसमें कथन है और उसकी जो अभी कारण है उसकी चर्चा है वो करनी है। एक बार हम स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं। कथन है, अभी कथन है प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। तो प्रेमचंद है वो स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद इसका कारण है, रीजन है वो है गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें जो गोविंदी और जो मिस्टर खन्ना है उनकी भी चर्चा हम उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन ये दोनों जो कथन और कारण है वो एक दूसरे से वो सही है। तो इसमें जो कथन फर्स्ट और जो सेकंड है वो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, इसमें एक स्त्री पात्र है और उनके जो पति और जो प्रेमी है उपन्यासों में उनकी चर्चा है, उनका जो मिलान है वो करना है। सीलो, तारा, कनक और ऊषा। तो इसमें अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो सीलो है, सीलो का जो वो है उससे संबंधित है वो है रतन। फिर तारा है वो असद से, कनक है वो पुरी से, और ऊषा है वो राजेंद्र से। तो इस तरीके से क्रम बनेगा, वो आंसर होगा इसका बी। सीलो रतन, तारा असद, सीलो रतन, तारा असद, कनक पुरी और ऊषा राजेंद्र। ये जो उनका जो क्रम है वो बनेगा या जो मिलान है वो होगा। फिर उसके बाद प्रश्न है, मेला आंचल के अनुसार बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया। तो मेला आंचल का जो उपन्यास जब लास्ट हो रहा होता है तो उसमें जो बावन दास है उसकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। तो मेला आंचल के अनुसार जो बावन दास के जो मृत्यु स्थल है को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, बावन की ढी का, शहीद स्मारक का, भारत माता का थान का,
और चैथरिया पीर का। तो जब बावन दास की जब मेला आंचल में मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु स्थल को ग्रामीण वालों ने क्या रूप दिया? हमारे पास ऑप्शंस है, बावन की ढी का, शहीद स्मारक का, भारत माता का थान का और चैथरिया पीर का। तो जो ग्रामीण वालों ने जो नाम दिया था वो दिया था चैथरिया पीर का। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। जो परीक्षा गुरु है वो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित उपन्यास है और इसे हिंदी का जो प्रथम जो मौलिक उपन्यास है उसकी संज्ञा दी जाती है। ये जो उपन्यास है वो 41 जो प्रकरण है उसमें विभाजित है और हर जो प्रकरण है उसकी शुरुआत है वो किसी जो नीति और जो नैतिकतापूर्ण जो बातें हैं उनसे होती है। तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है के विविध प्रकरणों के जो शीर्षक है उनकी हमको चर्चा करनी है। दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत और प्रेतव्य, ये हमारे पास ऑप्शंस है और उनको जो शीर्षक है वो कौन कौन सा है उसकी जो चर्चा है वो करनी है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का शीर्षक दुर्जनता नहीं है, ईश्वर प्रेम भी नहीं है, प्रामाणिकता है, अदालत भी है और प्रेतव्य भी है। तो इस तरीके से जो सी, डी और जो ई है वो परीक्षा गुरु उपन्यास के जो प्रकरण है उसमें शामिल है। 41 प्रकरणों में से 3 प्रकरण भी उसमें है। तो जो सी, डी और ई है वो ऑप्शन वो सही है, बी। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद है वो किसका है? तो मानस का हंस है वो अमृतलाल नागर का एक जीवनी परक उपन्यास है और उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972 और ये महाकवि तुलसीदास के जो जीवन वृत्तांत है उस पर आधारित है। तो मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस जो उपन्यास में ये जो कथन है वो किसका है? तो हमारे पास ऑप्शंस है तुलसी, गंगाराम, नरहरिदास और मोहिनी। तो हमारे पास ऑप्शन है तुलसी, गंगाराम, नरहरिदास और मोहिनी। तो इसका जो आंसर है वो है मोहिनी। ये मोहिनी का कथन है मानस के हंस में कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से जो बाद का जो क्रम है उसमें लगाना है। तो निम्नलिखित पात्र है वो अलग अलग उपन्यासों से हैं और जो पात्र हैं वो तो उनको जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार है वो उस क्रम में लगाना है। ऑप्शन है भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती और बंटी। तो इसमें जो सबसे पहले जो पात्र आएगा वो आएगा सरस्वती, क्योंकि जो सरस्वती जो पात्र है वो है आज्ञा की शेखर एक जीवनी की पात्र और जो शेखर एक जीवनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1941। फिर भैरवी, ये जो भैरवी है वो बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास है उसकी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1946। लीजा, ये भीष्म सानी का जो तमस उपन्यास है उसकी पात्र है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972। बेला, श्रीलाल शुक्ल का जो राग दरबारी उपन्यास है उसकी पात्र है और बंटी, मनु भंडारी का जो आपका बंटी जो उपन्यास है उसकी पात्र है। तो सबसे पहले सरस्वती डी, यही ऑप्शन है। फिर भैरवी बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर ई बंटी मनु भंडारी का आपका बंटी, उसके बाद सी श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी बेला और अंत में है लीजा भीष्म सानी की तमस। तो इस तरीके से जो बी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ सवाई नजर नजराना घूस घास जैसी भी हो गरीबों को लूटे, उस पर स्वराज्य चाहिए, जेल जाने से स्वराज्य ना मिलेगा, स्वराज्य मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में ये कथन है वो किसका ही? कितना ही महत्वपूर्ण कथन और बड़ा कितना ही क्रांतिकारी जो मार्मिक बातें हैं वो बोली गई हैं गोदान उपन्यास में। तो ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ सवाई नजर नजराना घूस घास जैसी भी हो गरीबों को लूटो, उस पर स्वराज्य चाहिए, जेल जाने से स्वराज्य ना मिलेगा, स्वराज्य मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में ये जो कथन है वो किसका? तो इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो गोबर, धनिया, शोभा और सिलिया। तो ये जो कथन है वो है धनिया का और
और जो गोदान उपन्यास में जो धनिया और जो गोबर है वो एक क्रांतिकारी चरित्र है, जो कि परिस्थितियां हैं ना उनको परिवर्तित करने या परिस्थितियों के प्रति उनमें जो आक्रोश है या शोषण व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश है वो आपको गोदान में धनिया और जो गोबर है इन दोनों चरित्रों के माध्यम से आपको नजर दिखेगा। तो ये जो पंक्तियां वो है धनिया की। अगला प्रश्न है कि उपन्यासों में गीत गीतविताओं के जो प्रयोग है उस पर जो सत्य कथन है उनकी चर्चा करनी है। तो झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह बाबा फरीद की कविता प्रयुक्त है। तो ये जो यशपाल का जो झूठा सच है वो दो भागों में वर्णित है, वतन और देश का भविष्य। इसमें जो विभाजन और जो सांप्रदायिकता की जो घटना है उसको चित्रित किया गया। तो झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह और बाबा फरीद की कविता प्रयुक्त है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये झूठा सच नहीं है। ये कृष्णा सुबती का जो जिंदगी नाम उपन्यास है उसमें ये बात चित्रित है। तो ये ऑप्शन से गलत है। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिंदगी नामा में बुल्ले साहब बाबा फरीद की जो कविता है वो प्रयुक्त है। मेला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है ओहो ग्राम वासनी, तो उसमें टर्म आता है मेला आंचल और उसी का जो शीर्षक उसके आधार पर मेला आंचल का नामकरण भी होता है। तो मेला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। मानस का अंश में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। तो अब अगला ऑप्शन है मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और तमस में सर्वे भवंतु सुखिन का जो प्रयोग है वो किया गया। तो इस तरीके से जो सी डी और जो ई है वो बिल्कुल सही है। तो तमस में जहाँ सर्वे भवंतु सुखिन है उसका प्रयोग किया गया है, और मानस का हंस में मोहिनी है वो रैदास का जो भजन है वो गाती है, और मेला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है उसका इस्तेमाल है वो किया गया। तो सी डी और ई ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी शब्द प्रयोग संवाद में लाए गए हैं। आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम है वो अरूप बत्रा है। तो सबसे पहले झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए। तो ये जो भीष्म साहनी का जो तमस उपन्यास है इसमें जो पात्र हैं उसमें जो पंजाबी पात्र हैं वो भी हैं, और इसमें जो पंजाब है उसका जो चित्र है ना वो भी आता। तो यह कथन सही है। जिंदगी नामा वो पंजाब की जो पृष्ठभूमि है सांप्रदायिकता और आज़ादी के बाद उसी पर आधारित है, और झूठा सच में अभी ये बात है वो वर्णित है। इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट सत्य है। और आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम है वो अरूप बत्रा है। तो आपका बंटी के अनुसार जो बंटी का जो पूरा नाम अरूप बत्रा है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है ब्रज किशोर है वो निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। तो जो ब्रज किशोर है वो हमको चर्चा करनी है, वो किस उपन्यास का पात्र है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस और धरती धन्ना अपना। तो जो ब्रज किशोर है वो उपन्यास का पात्र है वो है परीक्षा गुरु, ये जो कि लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है उसका जो पात्र है वो है ब्रज किशोर। तुम इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे प्रेम फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, ये मेरी अभिलाषा। गोदान उपन्यास में यह कथन है वो किस पात्र ने कहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यह मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन है वो किस पात्र ने कहा है। तो तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यह मेरी अभिलाषा। गोदान उपन्यास में एक कथन है वो किस पात्र ने कहा। तो ये जो कथन है ये पात्र ये बोला है जुनिया ने, और जुनिया ने एक कथन किससे बोला है, तो जुनिया ने एक कथन बोला है धनिया से। तो इसका जो सही आंसर है वो है जुनिया। और अगली बार पूछा जाए कि जुनिया ने किससे बोला है, तो जुनिया ने एक कथन बोला है धनिया से। अगला प्रश्न है कि संवत 1955 में
उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र का निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यास के बारे में है? बड़ा ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का ये जो कथन है वो किस उपन्यासकार के बारे में? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम घेमरी और अंत में है प्रेमचंद। तो ये जो कथन है वो बोला है उन्होंने किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में, क्योंकि किशोरीलाल गोस्वामी ने ही उपन्यास जो पत्रिका वो निकाली थी और उन्होंने एक तरह से जो उपन्यासों की जो बाढ़ सी है वो लगा दी थी। और ये जो कथन वो आचार्य शुक्ल ने बोला है किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में। अगला प्रश्न है, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। तो जो उपन्यासों हैं उनकी जो कथा भाषा है या जो कथा शिल्प है उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। राग दरबारी उपन्यास में शब्द कीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। राग दरबारी उपन्यास में शब्द कीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। ये ऑप्शन से बिल्कुल सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। ये ऑप्शन से बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बाण भट्ट की जो भाषा है वो न केवल अलंकार से युक्त होने के साथ ही वो तत्सम से भी युक्त है। मेला आंचल में भाषिक मस्खरे फन का नाटकीय प्रयोग है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 22 चरमन को बोलते हैं, वो बोलते हैं भैंस चरमन। तो इस तरीके से मेला आंचल में भाषिक मस्खरे फन का नाटकीय प्रयोग है, वो ऑप्शन से बिल्कुल सही है। शेखर एवं जीवनी में बिंबों की दार्शनिक भाषिक छवियां हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि शेखर एवं जीवनी में बिंबों की आपको दार्शनिक भाषिक छवियां वो नजर आएंगी। अगला ऑप्शन से झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि झूठा सच की जो भाषा है वो कहीं पर भी काव्यात्मक नहीं है, क्योंकि उसकी जो कथा वस्तु है वो सांप्रदायिक विभाजन और सांप्रदायिक विदुष है, उस पर आधारित है। उसमें कहीं पर भी जो भाषा है वो काव्यात्मक होने के लिए गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। तो राग दरबारी उपन्यास में शब्द कीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है, वो ऑप्शन से बिल्कुल सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित बिल्कुल गलत है, बल्कि उसमें अलंकारिकता और तत्सम युक्त भाषा है वो अत्यधिक मात्रा में नजर आएगी। मेला आंचल में भाषिक मस्खरीपन का नाटकीय प्रयोग बिल्कुल सही है। 22 चेयरमैन है वो उसको भैंस चरमन बोल देती हैं। और फिर शेखर एवं जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां, ऑप्शन सही है। और झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है, गलत है। तो इस तरीके से ACD हमारा ऑप्शन है वो सही है, ए। अगला प्रश्न है, इसमें उपन्यास है और उपन्यासों के पात्र, तो एक तरफ उपन्यासों के पात्र है और दूसरी तरफ उपन्यास है, तो उनकी चर्चा की गई है। बेनी माधव, पटेश्वरी, सकलदीप और नरोत्तम। तो जो बेनी माधव जो पात्र है वो है अमृतलाल नागर के मानस का हंस से। पटेश्वरी है वो पटवारी है, तो ये गोदान का पात्र है। सकलदीप है, जो सकलदीप है वो झूठा सच है। और जो नरोत्तम है, जो सकलदीप है, तो बेनी माधव है एक बेनी माधव जो पात्र है वो है मानस का हंस से। तो ए का 4, 2 ऑप्शन है हमारे पास। पटेश्वरी जो पात्र है वो है गोदान का, बी का 1। फिर सकलदीप जो पात्र है वो है मेला आंचल का, और नरोत्तम जो पात्र है वो है झूठा सच का। तो इस तरीके से हमारा जो यही ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से जो बाद की क्रम है उसमें आपको व्यवस्थित करना। तो प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। भूले बिसरे चित्र, निरुपमा, अपने अपने अजनबी, कंकाल और मुर्दागर। तो जो भूले बिसरे चित्र है ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी है वो अज्ञे का उपन्यास है, जो कि विदेशी पृष्ठभूमि उस पर लिखित है। कंकाल, तितली, इरावती ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। तो कंकाल, तितली और इरावती का सबसे पहले प्रकाशन होगा, तो डी, 2 ऑप्शन है हमारे पास। फिर बी निरुपमा, उसके बाद है सी और ए, अपने अपने अजनबी और भूले बिसरे चित्र। तो जाहिर सी बात है कि भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास काल है वो पहले रहा है शेखर एवं जीवनी से, आज्ञा से। तो अपने अपने अजनबी बाद में, भूले बिसरे चित्र वो पहले आएगा। फिर
अपने अपने अजनबी, और लास्ट में है मुर्दाघर। तो इस तरीके से जो ए आंसर है वो हमारा सही है, सी आंसर है वो हमारा सही है, ये वाला DBACE। अगला प्रश्न है, हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है? तो ये जो हवन उपन्यास है वो पूछा गया कि निम्न में से किसकी कृति है। ऑप्शन है ऊजाराजे सक्सेना, सुषम बेदी, दिव्या माथुर और उषा प्रियवंदा। तो ये जो हवन उपन्यास है वो सुषम बेदी है, उनकी उपन्यास कृति है। और इसमें जो मानवीय संबंधों के विघटन और सामाजिक मूल्यों के जो विघटन है उसकी समस्या को उतारा गया। और इसके अलावा इसमें जो अमेरिका की जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी जो जीवन वृत्तांत जीवन है उनको चित्रित किया गया है। तो हवन उपन्यास है वो सुषमा बेदी का है, और इसमें जो अमेरिका में रह रहे, USA में रह रहे भारतीयों के जो जीवन चरित्र, उनकी जो समस्या है उनको उकेरा गया है। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का, इसका प्रकाशन 1954। काशी का 80, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। सूखा बरगद मंजूर एहतेशाम का। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1946। और आपका बंटी मनु भंडारी का। तो इसमें सबसे पहले आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, 3 ऑप्शन है हमारे पास। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा के बाद है मेला आंचल, D और A। फिर उसके बाद आएगा B और E, काशी का 80 और आपका बंटी। तो फिर उसके बाद इसमें आएगा आपका बंटी, फिर काशी का 80 और सूखा बरगद। तो इस तरीके से जो D आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र है वो कहता। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में ये कथन है वो कौन सा पात्र है वो कहता है। तो उपन्यास है, पात्र शनिचर, खन्ना मास्टर, रामाधीन और रंगनाथ। तो ना ये चारों की चारों जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ये जो कथन कहा गया वो कहा गया है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास गयादीन द्वारा, पात्र द्वारा। तो ये आंसर वो सही है। नैतिकता समझ लो कि एक चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। तो राग दरबारी उपन्यास में कथन है वो किसका? तो वो जो कथन है वो है गयादीन का। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में एक कथन है वो निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? तो हमारे पास ऑप्शन है, शेखर है वो मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एव जीवनी के बारे में, तो जो शेखर एव जीवनी है वो आगे का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक या जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है वो है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1941। और ये जो उपन्यास है वो 4 भागों में विभाजित है। ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, पुरुष और परिस्थिति। ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। और कई बार इनका जो क्रम है वो भी लगाने के लिए दिया जाता है कि इसका जो क्रम है वो क्या है। तो इसका जो क्रम है वो है ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। तो शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एव जीवनी के बारे में कथन निम्नलिखित में इसके आलोचक। तो ये जो कथन वो है वो बोला है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, झूठा सच के पहला खंड वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रवाह करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं का नाम का सही होगा क्या है? तो जो यशपाल का जो झूठा सच उपन्यास है वो 2 भागों में वर्णित है, वतन और देश का भविष्य। तो झूठा सच के जो पहला खंड है वो है वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का विचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं का जो नामों का जो सहयोग में है वो है बसंत कौर कांता, ज्ञान देवी संतबंद, ईश्वर कौर ज्ञान देवी और दुर्गा और ईश्वर कौर। तो इसका जो बसंत कौर और कांता नहीं है, ज्ञान देवी और संतबंद भी नहीं है, तो जो ईश्वर कौर और ज्ञान देवी है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में किन कविताओं और गीतों का जो प्रयोग है वो किया गया है? तो जिंदगी नामा उपन्यास में विभिन्न प्रकार, जो कृष्णा सुबुद्धि का जो उपन्यास है जिंदगी नामा, उसमें विभिन्न प्रकार की जो गीत और कविता है उनका प्रयोग किया गया, तो उसकी चर्चा की गई है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदे। ये जिंदगी नामा उपन्यास की पंक्तियां
है अव्वल अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। फिर जे दे अखियां दे सामने रहना दे मीड़ा वो, ये नहीं है इनकी पंक्तियां। चिड़ी चोर भर ले गई नंदी न घटियो नीर, दान दिए घटे न गए क्या गए भक्त कबीर। जिन पावन भुई घूमे देश विदेश, पिया मिलन न जब हुई आंगन पिया विदेश। ये जिंदगी नामा की नहीं है, ये जिंदगी नामा की है। ना मैं अरबी ना मैं लाहौरी, ना मैं हिंदी शेर नागुरी, ना मैं हिंदू तुर्क पिसूरी, ना रहंदा बिच नादौन बुल्ला की को, ये जिंदगी नामा की है। तो इस तरीके से जो ए सी और जो ई है वो जिंदगी नामा उपन्यास की जो पंक्तियां हैं वो उसकी है। तो जिंदगी नामा उपन्यास में कौन कौन सी पंक्तियां हैं उसमें, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। फिर उसके बाद है चिड़ी चोंच भर ले गई नंदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे क्या गए भक्त कबीर। और अंत में है ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शेर नागुरी, ना मैं हिंदू तुर्क पिशोरी, ना मैं रहंदा बिच नादौन बुल्ला की जाने मैं कौन। अगला प्रश्न है कि गोदान के अनुसार सेमरी और बेलारी में केवल 5 मील का अंतर है। तो जो गोदान उपन्यास के अनुसार जो सेमरी और जो बेलारी गांव है उसमें जो 5 मील का अंतर है, ये उपन्यास ये कथन बिल्कुल सही है। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले और ज्ञान नहीं कोलू है, एक कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकार नाथ का है। 2 कथन है हमारे पास और उसमें हमें सत्य की चर्चा करनी है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है, ये कथन है बिल्कुल सही है। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है कोलू है, ये कथन गोदान उपन्यास के पात्र ये ओंकार नाथ का नहीं है, ये जो पात्र है वो है मिस्टर मेहता का। जब मिस्टर मेहता और जो गोविंदी का वार्तालाप होता तब उसके बारे में वो ये बात बोलती हैं। तो इस तरीके से इसमें कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन जो सेकंड है वो असत्य है। अगला प्रश्न है तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है अंकुरों की माँ लज्जो, रमजान की माँ राजो, एहसान अली की माँ नूरी और मुराद अली की माँ साजिदा। तो जो तमस उपन्यास है जो कि भीष्म सानी का उपन्यास है उसमें हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है अंकुरों की माँ लज्जो, रमजान की माँ राजो, एहसान अली की माँ नूरी और मुराद अली की माँ साजो। तो रमजान की माँ जो राजो है उन्होंने उनको अपने घर पर जो पनाह है वो दी थी। जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों मुखरों को अपने अनुसार पहले से जो बाद है उसके क्रम में वो है लगाना है। तो जिंदगी नामा उपन्यास है में इन आए गीतों मुखरों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। आले दवाले मेरी गुड़िया, मैनू नहीं खेलन दा चावरे, मैं सूरज आंगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी, अब्बल हमल खुदा दा बर्दे कीजिए, इश्क कीता सूजो दुआ, मियाँ मजनुओं और चड्डे दर धंध दिरकी हसीर। तो इसमें जो चढ़ गए चेत पड़ी पुहार, यारो बहुत पड़ी सरकार। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है सी, अब्बल हमद खुदा दा बिरद कीजिए, इश्क कीता सुजग दा मूल पिया। फिर उसके बाद है चढ़ गए चेत पड़ी पुहार, यारो बहुत बड़ी सरकार। फिर उसके बाद आता है सी के बाद ई। फिर उसके बाद है बी, मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी। फिर है डी, मियाँ मजनुओं ओ चिड्डे तेरे दंद दिखी असरियाँ हो। उसके बाद है आले दवारे मेरी गुड़िया, मैनू नहीं खिलना दा चावरे। तो जो सी ये आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम वर्ष प्रकाशन वर्ष के अनुसार है वो पहले से जो बाद का जो क्रम है उसमें लगाना है। तो जो सोमराज साहनी है, काशी शाह, ये जो रुपन बाबू है, ये उपन्यास के पात्र है वो है राग दरबारी के। प्यासू है वो है मेला आंचल। और जो काशी शाह है ये है जिंदगी नामा उपन्यास। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा मेला आंचल, क्योंकि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954। फिर है सोमराज साहनी, फिर श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, फिर प्रतापी और अंत में है काशी शाह कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। तो जो बी आंसर है वो हमारा सही है।
अगला प्रश्न है, या जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। बड़ी ही महत्वपूर्ण जो लोक पंक्तियां हैं वो आई हैं गोधन उपन्यास में। अब उसमें देखना है कि जो पंक्तियां हैं वो किसने बोली हैं। या जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। तो या जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनक न आवत चैन, ये गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? होरी, धनिया, भोला और पटवारी। तो ये जो पात्र गाता है वो गाता है होरी। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटोगोनम क्लब के प्रमुख जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है कुमार, सदाशिव, राघवन, देवदास और देवदास। तो जो शेखर ये जीवनी है यह अज्ञे का उपन्यास और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1941। ये जो उपन्यास है वो एक मनोवैज्ञानिक जो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास है उसकी श्रेणी में आता है। और इसमें अज्ञे ने जो जीवन और जो बालपन की जो घटनाएं हैं उसका बड़ा ही वो मार्मिक चित्र है वो उकेरा है। तो अगला ये प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर है वो है शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख जो सदस्य हैं वो है, एक तो है सदाशिव, फिर है राघवन और देवदास। तो जो तीनों सदस्य हैं सदाशिव, राघवन और जो देवदास है वो एंटोगोनम जो समिति है उसके सदस्य। डी आंसर है वो हमारा सही है। जो सतपुरा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ? तो सतपुरा का जो जंगल है वो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है और इसका जो काव्य संग्रह है वो है गीत फरोश। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उसका उल्लेख किया गया है, मादल, एकतारा, बांसुरी और ढोल। तो जो सतपुरा की जो जंगल है उसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया वो है ढोल। और इसके अलावा इसमें जो गौड़ जनजाति है उसका भी जो उल्लेख है वो आता है। इसमें जो पात्र है और इनका जो कौन कौन से उपन्यास हैं उनकी जो चर्चा है वो की गई है। तो जो ब्रज किशोर जो पात्र है वो है परीक्षा गुरु, अजय है वो है आपका बंटी, पूर्ण देई है वो है झूठा सच और निहाली है वो है धरती धन्ना अपना। इस तरीके से इसका जो डी आंसर है वो सही है। अगला जो प्रश्न है वो है, बिन दुख के सब निसार, बिन आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। एक कवितांश है वो किस कवि द्वारा रचित है? तो ये जो कविता है वो है छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की। तो आज के लिए इतना ही है। अगला जो हम इसको जो सेशन है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।